उसने हाथ में लेकर देखा तो वो मितेश का सर था। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी मानो 8-10 दिन पहले मरा हो। राहुल डरकर उसे फेंक उल्टे पैर वापस भागा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। किसी के रोने की आवाज अभी भी उसके कानों को छट रही थी। वो डरते हुए मोबाइल की तरफ देखने लगा, मगर उसमें भी कोई नेटवर्क नहीं था। वो उस हवेली में से एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में भाग रहा था, मगर वो हर बार वहीं लौटकर दीवार पर लटकी हुई अपनी तस्वीर के पास आ जाता। वो बुरी तरह से पसीने से लथपथ हो गया था। उसे कोई भी सही रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसे ठीक सामने मितेश नजर आता है। वो पहले तो हैरान हो जाता है, मगर फिर भागकर उसके करीब जाकर उसे गले से लगाकर गुस्से में बोला, भैया कहाँ चले गए थे आप? मैं कितना परेशान हो गया था। और ये देखो रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। हम लोग यहाँ से जल्दी निकल चलते हैं। आपको पता है अभी मैं तय खाने में। राहुल की बात पूरी भी नहीं हुई और मितेश ने उसकी बातों का बिना कोई जवाब दिए उसे एक झटके में खुद से अलग कर दिया। दूर रह मुझसे, पास से धोखे की बू आ रही है। धोखा? कैसा धोखा? वही धोखा जो तुम्हारे दादाजी ने मेरे दादाजी को दिया था। वो अकेले ही इस पूरी जायदाद को हड़पना चाहते थे और आज तुम भी उसी इतिहास को दोहरा रहे थे। मगर अब मुझे जब सब पता है तो मैं तुम्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। मितेश के चेहरे पर हैवानियत नाच रही थी। उसकी लाल आंखों से खून की धार बहने लगी और वो जोर जोर से रोने की वही आवाज जो थोड़ी देर पहले सुनाई दे रही थी वापिस आने लगी। अब आवाज की दिशा साफ थी। आवाज एक अलमीरा से आ रही थी। मितेश भी उस ओर देखने लगा। राहुल ने आगे बढ़कर जैसे ही वो अलमीरा खोला, एक कंकाल उसके ऊपर गिर गया। राहुल की आंखों में जो खौफ था वो अब और बढ़ गया। वो डर कर पीछे हटने लगा। एक और मितेश की हाथ मुंह से मारने के लिए खड़ी थी तो दूसरी तरफ कंकाल। वो कुछ समझ पाता उससे पहले राहुल के सामने वो आत्मा आ गई जो थोड़ी देर पहले उसको वहां से जाने के लिए बोल रही थी। रुक जाओ मितेश, अब बहुत हुआ ये मौत का खेल। मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा खानदान खत्म होने की कगार पर आ गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मगर अब और नहीं, राहुल हमारे खानदान का आखिरी वंशज है। उसे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रोक दो ये खून खराबा। यह सुन मितेश की आत्मा गुस्से से उसकी ओर देखने लगी और मितेश भारी आवाज में बोला, वाह ताऊसा, जब आपने गलत कदम उठाया था तब कुछ नहीं, और आज जब आपके वंशज की बात आई तो आप ये सब रोकने के लिए कह रहे हो। मेरे दादू सा का मैं आखिरी वंशज था जो अब इस दुनिया में नहीं है। राहुल भी नहीं बचेगा और इसी के साथ खत्म हो जाएगी हमारे खानदान की पिछली 4 पीढ़ियों से चलती आ रही दुश्मनी भी। रुक जाओ मितेश, अपने दादा के जैसे सामने नजर आ रही बात को नजरअंदाज कर अपने ही खानदान को खत्म ना करो। सुनो, 50 साल पुराना हवेली का मितेश और राहुल के परदादा जी अपने एक दोस्त के साथ मिलकर शराब की महफिल सजाए हुए थे। यार धनीराम, मुझे ये हवेली खरीदनी है। तू जो बोले इसकी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। लगता है तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। हम ठाकुरों की हवेली हमारा अभिमान होती है और तू साला हमसे हमारा वो अभिमान लेना चाहता है। तेरे पास 2 पैसे क्या आ गए, ठाकुरों की बराबरी करना चाहता है। कहते हुए उन्होंने उसके कंधे पर एक लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। तूने इस हवेली के लिए मेरे ऊपर हाथ उठाया, अपनी दोस्ती का भी ख्याल नहीं रहा तुझे। अब तू देखना, ना ये हवेली रहेगी ना तेरा खानदान, सब कुछ खत्म कर दूंगा। साले बहुत देखे तेरे जैसे, भाग यहाँ से, जो बन पड़े कर लेना। अपनी इतनी बेइज्जती के बाद धनीराम और मुनीराम का दोस्त एक तांत्रिक के पास पहुंचा। बाबा काल भैरव की जय हो। तुम यहाँ पर आज कैसे रास्ता भूल गए? मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है। वो धनीराम और मनीराम खुद को क्या समझते हैं? मैं उनके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? वो तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, उसी पर मारा क्रिया। वैसे भी मनीराम माँ काली का उपासक है, उस पर तंत्र क्रिया का कोई असर नहीं होगा। उसे मैं देख लूंगा। आप बाकी घर के लोगों को
इस तरह भ्रमित कर दो कि वो लोग आपस में ही लड़कर मर जाएं। ना ठाकुरों का खानदान रहेगा, ना कोई उस हवेली का वारिस। कहते हुए जोर जोर से हंसने लगा। अमावस्या की रात को तांत्रिक ने शमशान में सिद्धि हासिल कर एक चिता की राख धनी राम और मणिराम के घर पर छिड़क दी। 1-2 दिन के बाद ही घर में कलह शुरू हो गया। सभी लोग जो आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे, आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। मणिराम मां काली का भक्त था, इसलिए उस पर तांत्रिक की क्रिया का कोई असर नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक घर के लोगों को क्या हो गया। मणि, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, तू ही है जो उस दिन मंकू की बातों में आकर आज ये हवेली बेचना चाहता है, इसलिए घर वालों के बीच आपस में लड़ाई करवा रहा है। मगर तू अपने इरादे में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। मणिराम उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर धनीराम मानने को तैयार नहीं था। उसी रात मंकू ने मणिराम को मारकर अलमीरा में बंद कर दिया और घर वालों से हवेली खाली करने को बोलने लगा। मणिराम ने ये हवेली मुझे बेच दी है, अब तुम लोगों का इस पर कोई हक नहीं है। ये हवेली जल्दी जल्दी खाली करो। उसकी बात सुनकर सभी आपस में लड़ने लगे और उन लोगों ने तंत्र क्रिया के प्रभाव में आकर एक दूसरे को मार दिया। उसके बाद मंकू वहां पर रहने से डरने लगा। अब वो हवेली वीरान थी। हवेली के छोटे छोटे 2 वारिस राहुल और मितेश उन दिनों अपने नाना के यहाँ थे। वो दोनों बच गए। मितेश, जब 15 दिन पहले तुम इस हवेली को बेचने के इरादे से आए थे, तब धनीराम यानी तुम्हारे परदादा ने तुम्हें मार दिया था। अब केवल राहुल ही हमारा वंशज है, वो ही तुम्हें मुक्ति दिला सकता है। राहुल, आने वाली अमावस्या तुम्हें इस हवेली को अग्नि के हवाले कर इस पर की गई तंत्र क्रिया को समाप्त करना होगा। उसके बाद ही हम सब की मुक्ति हो सकती है। मणिराम की बातें सुनकर मितेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राहुल को मारने का इरादा छोड़ दिया। अमावस्या के दिन राहुल ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हवन किया और फिर उस हवेली को आग के हवाले कर दिया। आज उसके सभी पूर्वजों को मुक्ति मिल गई थी और उस हवेली का शाप भी खत्म।